इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक का वेटेज आईआईटी, नीट, बोर्ड सभी में सबसे ज़्यादा होता है। इस चैप्टर से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चों को बड़ी कभी कभी मुश्किल होती है। तो मैं रोहित यादव आपके सामने इस चैप्टर को बड़े इजी वे में लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक की मेन टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो पॉइंट उन टॉपिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम दो तरीके से चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। इस चार्ज को हम किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अनलाइक चार्ज हमारे पास है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इन दोनों को मैंने पास पास रखा, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस चार्ज को अनलॉक करता हूँ, मतलब स्पिन आउट करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो रहा है। एक अट्रैक्टिव फोर्स काम किया और ये अट्रैक्ट होकर इसमें चिपक गया। सो यू कैन सी बाय वीडियो अनलाइक चार्ज attracting, right? And for like charge you can see this is negative and negative, and now this will feel a repulsive force and it will move away from the charge. So I hope you clearly have understood the property of charge. चार्ज क्या है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से चार्ज होता है। अब अगली जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, वो क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हमारा चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में कंजर्व रहता है। इसका मतलब है कि हम वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज और वी कांट डिस्ट्रॉय द चार्ज ऑल्सो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। वी हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। दिस पॉइंट आर इम्पोर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक. Okay, and next point is the quantization of charge. Quantization of charge is the charge present on any body is equal to the integral multiple of electron. तो हम इसका मतलब क्या है कि the charge of on any body exists as an integral multiple of fundamental unit of charge. That fundamental unit is electron. अब इसी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं घर का। घर जब बनता है तो सबसे छोटी जो यूनिट लेते हैं वो क्या होती है? एक ईंट। उस ईंट के ऊपर हम दूसरी ईंट रखते हैं, तीसरी ईंट रखते हैं, इसके ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, इस तरीके से रखते हुए हम एक घर बना देते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है बॉडी में चार्ज। हम एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसी ही फंडामेंटल यूनिट क्या होगी हमारी? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को हम 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं दे सकते, किसी भी बॉडी को 1.5 चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, 0.5 electron is also not possible. Charge always exists as 1 electron, 2 electron, 3 electron in the integral multiple of electron. Okay, so here we have formula Q is equal to n. This is the charge which is on the body. This is integral value n, and the E is electron charge. That value is 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is about क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हाँ, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। Q is equal to Ne and Q is given as 1 coulomb and N is the integral value. Integral value means this is the number of electron and E value is 1.67 into 10 to the power minus 19. So N is equal to 1 upon 1.67 into 10 to the power minus
90. So this is the number of electron present in 1 कूलम चार्ज. किसी भी एक कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. दिस मीन इज दिस. होप यू ऑल अंडरस्टूड. एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट, दैट इज पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज क्या है? अब फाइनाइट बॉडी पॉइंट चार्ज. अच्छा, पॉइंट चार्ज से आप ये ना समझे कि एक पॉइंट, एक फाइनाइट बॉडी also can be a point charge only if it produce a inverse square of its electric field. Clear? This is a point charge. इसी का एग्जांपल समझते हैं. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसी का एग्जांपल समझते हैं. लेट अस टेक अ स्फीयर. In that sphere, this point is O and that point is P. For P point, this sphere will act like a point charge. Some charge is there, plus charge, plus charge, plus charge. Some charge is there. This charge, the whole charge, positive charge, will concentrate at point P, at point O, for P. This much is clear for all. ठीक है. अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बट फॉर डी पॉइंट दिस होल स्फीयर विल नॉट एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज. फॉर डी पॉइंट दिस स्फीयर वी कैन से विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज. This much sphere. This sphere also will act like a point charge for D point. This sphere also will act like a point charge for D point. This also. मतलब उसकी रेडियस से बाहर होगा तो हम बोल सकते हैं कि it can act like a point charge. But it should be a finite body. उसके सेंटर पर चार्ज को हम कंसंट्रेट कर देंगे. आगे बढ़े, आगे चलते हैं. अब बात करते हैं कंडक्टर की. एक्चुअली कंडक्टर, इसमें ज़्यादा कंडक्टर को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. उसमें हम डीपली पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. यहाँ पर सिर्फ मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कंडक्टर के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें समझने के लिए मैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए. तो सिर्फ एक फीलिंग के लिए, एक फील करवाने के लिए, या व्हाट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, आपको दो चीज़ें मैं बताता हूँ. कि कंडक्टर हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन. इफ बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. एंड इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है. तो यहां से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. दैट इज व्हाई वी कैन से कंडक्टर कैन allow the electricity pass through it, and insulator won't allow, right? And आप एग्जांपल लेंगे कि कंडक्टर की एग्जांपल क्या होते हैं. पहले होता है वायर, जो वायर होती है ना घरों में, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, गोल्ड, आयरन, दीज ऑल आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर है लाइक वुड, प्लास्टिक, राइट, ड्राई एयर, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर. अब हम आगे बढ़े, दिस ऑल अबाउट द इंसुलेटर. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. अब आप समझ सके हैं कि कंडक्टर क्या होता है ना. अब हम जानेंगे कि कंडक्टर पर चार्ज कैसे होता है ना, कि चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है कंडक्टर पर. तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर रिसाइड हो जाएगा, है ना. और अगर कंडक्टर के सेंटर पर भी अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो भी कहाँ रिसाइड हो जाएगा? उसके सरफेस पर. ठीक है, जैसे मैंने से इस एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर सेंटर पर कोई चार्ज रख दूँ Q प्लस Q, तो वो चार्ज कहाँ रिसाइड हो जाएगा? इस सरफेस पर. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है, यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से अ सॉलिड स्फीयर और अ हॉलो स्फीयर कैन कैरी अ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस if they both have the same radius, then it can carry the equal amount of charges.
This is the property. Actually, this is a point. You have to remember this. It's an important point. From here, one or two questions can be asked, right? A non-uniform conductor have a non-uniform distributed charge. This is non-uniform conductor. Here area something, here something, non-uniform shape, right? Non-uniform shape and non-uniform charge. यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो चार्ज की कम है, यहाँ सरफेस एरिया कैसा है, कम है, तो चार्ज ज़्यादा है। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर बेसिक्स। वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके मेन कंसेप्ट्स डीपली में जाके और लेवल पे जाके, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि चार्ज को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसे दो तरीके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज वी हैव अ सिस्टम, इन दिस सिस्टम दिस इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, Q1 एंड Q2, एंड सपोज दिस इज Q3 चार्ज, ओके। Here this is separate charge, this is separate charge, this is separate charge. So in a system, individual charges we have, and this type of arrangement, this type of distribution of charge, we will call as discrete distribution of charge. A system consisting ultimate individual charges, we will call as discrete distribution of charge. अब समझते हैं continuous distribution of charge. The amount of charge distributed uniformly or non-uniformly is called continuous distribution of charge. किसी बॉडी पर हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि कहीं पर चार्ज ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, इस तरीके से अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी बॉडी पर तो वो चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हर पॉइंट पर एक जैसा चार्ज, हर पॉइंट पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कंटिन्यूअस, मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो दिस मच इज अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम समझते हैं कि कितने तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंटिन्यूअस में, है ना। तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम तीन तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लीनियर का मतलब हो गया कि सपोज आई टुक सम लाइन। लीनियर का मतलब किसी भी चार्ज को मैं एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। जैसे मैं एक मार्कर ले लूं, इस मार्कर पर मैं एक ही लाइन पर चार्ज दूं, सिर्फ एक लाइन पर चार्ज रखता जाऊं, तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके सरफेस पर, इसके पूरे सरफेस पर अगर मैं चार्ज दूं तो क्या चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसके अंदर, बाहर और सरफेस हर पॉइंट पर इसके चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि डेंसिटी के बारे में, चार्ज डेंसिटी। जैसे हम देखते हैं कि मास डेंसिटी हम निकालते थे, कुछ इसी तरीके से हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम क्या समझते हैं कि लैम्डा, सिग्मा और रो, these three symbol is there of density, चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा शो करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा शो करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और रो शो करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ये तीन तरीके से चार्ज को हम, चार्ज डेंसिटी होती है किसमें, इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरीके से हम चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं। अब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हमें चार्ज अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो चार्ज अपॉन एरिया, और लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो चार्ज अपॉन लेंथ। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द चार्ज डेंसिटी, है ना। इसकी यूनिट कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, एज वी हैव इन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता था, कूलम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती थी ना। मास डेंसिटी कहते थे चार्ज मास अपॉन वॉल्यूम, तो कूलम पर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास डेंसिटी।
ऐसे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा मतलब कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ ऐसे रिमेंबर रखें बातों को जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, रिमेंबर रखें। आगे कंसेप्चुअल हैं और बड़ी क्वेश्चन है, उसमें याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। इसमें जो भी कुछ भी बता रहा हूँ, रिमेंबर इट, एंड this remember, if you will remember, that will help you in the second video which I am going to upload within 2-3 days. Methods of charging. अब मेथड ऑफ चार्जिंग में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी कंडक्टर को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो हम कंडक्टर को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में यहाँ पर सिल्क क्लॉथ को जब हम ग्लास रॉड से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बस उसे रब करके। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो हम चार्ज करने के लिए पहले एक नेगेटिवली चार्ज एक रॉड इसके पास लेके आएंगे। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आकर इससे बाउंड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इससे दूर सेकंड पॉइंट पे चला जाएगा, सेकंड साइड में चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बाउंड चार्ज है, वो अनबाउंड चार्ज है। तो अभी तक हो क्या रहा था कि जैसे इस बॉडी को, नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम यहाँ से हटा रहे थे तो ये न्यूट्रल बॉडी, ये फिर से न्यूट्रल बॉडी बन जाती थी। तो अब इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ एक जीरो पोटेंशियल बॉडी होती है जिसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो अपना ये सारा नेगेटिव चार्ज किसमें चला जाएगा, अर्थ में। तो जैसे ये अर्थ में नेगेटिव चार्ज जाएगा तो क्या होगा इससे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो हम कंडक्टिंग वायर लेंगे और उस वायर को अर्थ से टच करेंगे एक एंड, और दूसरा एंड किसे टच करेंगे, बॉडी से। एज यू कैन सी अर्थ है, एक कंडक्टिंग वायर हमने अर्थ से कनेक्ट किया, दूसरा इससे कनेक्ट किया, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने चले गए, ग्राउंड पे। वी कनेक्टेड एंड द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू द ग्राउंड। और उसके बाद हम इसे वायर को उठा देंगे और इसको रॉड को उठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन टू मेक द बॉडी एज पॉजिटिव। अगर बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना तो क्या करेंगे, तो हम एक पॉजिटिव रॉड लेंगे, उस पॉजिटिव रॉड को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे। न्यूट्रल बॉडी के पास जैसे ही लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रिसाइड हो जाएगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज वहां रिसाइड हो जाएगा उस डायरेक्शन में। अब ऐसी सिचुएशन में ये चार्ज होगा बाउंड चार्ज, वो चार्ज होगा अनबाउंड चार्ज, मींस फ्री टू मूव चार्ज। अब इसे हटाते हैं, फिर से न्यूट्रल बन रही थी। अब इसे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अर्थ में तो नहीं लेके जा सकते, दिस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कांट गो टू द अर्थ, बट when we connect this plate to the earth by a conducting wire, the negative charge will come from the earth to the plate, and the negative charge will neutralize this positive charge, and we will remove this charge, this conducting wire and this rod also. Then we will get a body which is negatively charged. So this is about the charging by induction. This is the process, this is the example of charging by induction. अब हम समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है कि हमने एक स्पेयर लिया, we took up one spare and second spare. ये स्पेयर सपोज r रेडियस का है और मान लेते हैं ये भी इसके इक्वल ही रेडियस का है r। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। अब इन दोनों में से एक सपोज मान लो न्यूट्रल है, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, इसे हमने अभी कनेक्ट नहीं किया, एक न्यूट्रल है और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, दिस इज अनचार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज।
हमने कनेक्ट किया इसे कंडक्टिंग वायर से। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे तो दी प्लस क्यू चार्ज इस पूरे दोनों स्फीयर पर स्प्रेड आउट हो जाएगा, इस पर आ जाएगा, दोनों ही चार्ज पर, इस पर भी इस पर भी। और ये चार्ज सेम साइन के होंगे, अगर ये प्लस है तो इस पर भी प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा। अगर ये माइनस होता तो इस पर भी माइनस आता और इस पर भी माइनस, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं when we connect via conducting wire. So this is the charging via conduction method. तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाता तो इसे कैसे लिखना है, तो एक मेथड देख लो कि एग्जाम में बोर्ड्स में कैसे इसे लिखते हैं। तो टेक द टू कंडक्टर, वन इज चार्ज एंड अदर वन इज अनचार्ज, ये हमें पॉइंट पे लिखना है। ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, the charge under its own repulsion will spread over both the sphere and thus the conductor will be charged with the same sign. ठीक है, अगर एक पॉजिटिव हमने चार्ज लिया तो पॉजिटिव ही दूसरा वाला चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो दूसरा वाला भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। So this is all about the method of charging. We have three methods as we have studied: friction, conduction and induction. Hope you all understood these three methods. And next we will move up towards the Coulomb's law. Coulomb's law states that the magnitude of electrostatic force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance, square of distance between two charges. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दो स्फीयर हमारे पास, एक ये है एक ये है, इस पर प्लस क्यू उस पर माइनस क्यू चार्ज। अब इन दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो ये लॉ है विच इज हैव गिवन बाय द कूलम। ठीक है, कूलम ने एक पॉइंट बोल दिया था कि अकॉर्डिंग टू द कूलम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज अबाउट द कूलम्स लॉ। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हमारे पास Q1 चार्ज और एक ये Q2 चार्ज, ये दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2। इसमें एक लॉ में दिया गया है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between these two charges. This is the magnitude of force directly proportional to product of charges and magnitude of force inversely proportional to square of distance between two charges. So F, ये proportionality constant को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, वो K लगा, K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर K है, अब K कांस्टेंट है, कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू, तो इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट which is equal to 9 into 10 to the power 9। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे दिमाग में आ रही होगी, डाउट हो सकता है किसी को आए, वो डाउट क्या है कि F is a vector quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्स लॉ ओनली एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट कूलम्स लॉ इज नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे फोर्स की, वो निकालेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टी से, जो मैंने बताया था आपको, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो
Q1 पर Q2 से जो फोर्स लगेगा वो कितना लग रहा है, इस तरफ. लाइक दैट यू कैन फाइंड द डायरेक्शन. एंड Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा उस तरफ. ओनली व्हेन बोथ आर पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो Q2 से Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ. और Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ. तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. So that's all about the mathematical representation of Coulomb's law. तो हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे हम किसी भी चार्ज पर बाकी के चार्जेस से नेट फोर्स निकाल सकते हैं कि नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उस पर. तो सपोज हमारे पास ये Q चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1. ये चार्ज कैसा है, ये भी मान लो Q1, सेम चार्ज. इस तरीके से सिचुएशन है. ठीक है. ये डिस्टेंस मान लो A, ये भी A मान लो, ये भी A मान लो. If this is equilateral triangle A, all sides are equal and equilateral triangle. If it is an equilateral triangle, this angle will be 60 degree. ये कितना हुआ, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री होगा. अब ये 60 है तो Q1 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो फोर्स किधर एक्ट करेगा, Q1 से Q पर, इस डायरेक्शन में. ठीक है. और Q1 से इस Q पर किधर करेगा, इस डायरेक्शन में. सपोज जैसे मान लेते हैं हम F1, इसे मान लेते हैं F2. अभी F1 F2 फोर्स लग रहे हैं, ये अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री. अब F रिजल्टेंट जब हम फोर्स निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वेक्टर का, जो आपने 11th में वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा. उसमें एक फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. यहाँ पर F1 F2 क्या है, F1 फोर्स और F2 फोर्स. ये वेक्टर है. क्या है ये, वेक्टर. अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री. एंगल बिटवीन F1 F2 इज 60 डिग्री. तो cos की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 60 डिग्री. तो cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 अंडर रूट. ये आ गया F रिजल्टेंट. ये क्या है, F रिजल्टेंट. कैमरा मारो. हाँ. अब F1 F2 की वैल्यू क्या होगी, F1 F2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ने क्या बताया था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब Q1 Q2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, K Q1 अपॉन A स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ F1. ठीक है. ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F2 की. F2 की क्या है, K Q1 अपॉन A स्क्वायर. तो हम इन दोनों वैल्यू को इसमें डालेंगे F1 F2 को, और सॉल्व करने पे हमारा F रिजल्टेंट आ जाएगा. तो इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन which a force would be exerted on other charge particles or object. मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास में हमने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा तो उस रीजन में अगर वो कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करता है तो वो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है.
तो अब हम एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज अवे मूव कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point can be defined as the force experienced by the positive unit charge. As mathematically I can represent it as E is equal to F upon Q. Okay, so we know F is the electrostatic force. That formula is K Q1 K Q into Q upon R square upon this Q. Q get cancelled. E is equal to K Q upon R square. This is the electric field intensity at any point. ठीक है? Suppose this is Q charge. This is Q charge, and this is small q charge. At this point I want to find electric field intensity. So this is the electric field intensity formula in this system. And this is the relation between EF and E and F. This is the relation between electric field and electrostatic force. डायरेक्शन ऑफ EF मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो चार्ज की तरफ जाती हैं, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स मूव टुवर्ड द चार्ज, एंड इन पॉजिटिव दे विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, दे विल मूव अवे फ्रॉम द charge like that. So this is the direction of electric field line in positive, negative charge and positive charge. So this is all about today's video. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। ये बेसिक्स थे और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जैसे कंडक्टर था, इंसुलेटर था। आज के लिए इतना ही।